यस, सभी का वेलकम। और क्लास को मैं स्टार्ट कर देता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट। देखो एक बार, हिंदी में बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव। ये वाला टॉपिक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं और अभी आप क्लास लेके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेंगे। और बच्चों एक बात का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज इंग्लिश वाली ही हमें आगे ज्यादा काम आएगी, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश वाली लैंग्वेज को भी आप लोग सीखते चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके आगे के करियर के हिसाब से। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट को मैं शुरू करता हूं। मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया, प्रेरणिक प्रभाव के लिए मैंने एक उदाहरण, एक एग्जांपल क्या लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों। एक तो मैंने एथेन का मॉलिक्यूल लिया, CH3CH3, इसे कहते हैं एथेन, करेक्ट। और एक मैंने एग्जांपल लिया मिथाइल क्लोराइड का, ठीक है। दो एग्जांपल अपने आप में सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन, प्रेरणिक प्रभाव का आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए। क्या होता है देखो समझना कि एथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता एक समान है। इसीलिए इस सिग्मा बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के जो नाभिक हैं उनके द्वारा बिल्कुल बराबर आकर्षित होंगे, समान रूप से आकर्षित होंगे। दोनों ही जो न्यूक्लियाई है, दोनों ही जो नाभिक हैं, ये दोनों कार्बन के, उन दोनों से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर रूप से आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में, इन दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के बिल्कुल बीच में रहेंगे। अब आप समझना, मिथाइल क्लोराइड वाले एग्जाम्पल की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। आपने पढ़ी होगी विद्युत ऋणता, और मैं आपको अभी और सिखाऊंगा, लेकिन एक बार समझने के लिए, क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसीलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, इसीलिए क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल, आंशिक रूप से ऋणावेश, माइनस चार्ज, जबकि कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आप इतनी सी चीज समझ पा रहे हो कि एथेन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन न्यूक्लियाई से बराबर अट्रैक्ट है, जबकि मिथाइल क्लोराइड में क्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी चीज को बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो परिभाषा या इंट्रोडक्शन क्या हुआ? हाँ, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर आंशिक विस्थापन। एक बार मैं इसी लैंग्वेज को, इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसी डेफिनेशन को? क्या? द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हाँ, फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आंशिक विस्थापन, इसी को क्या बोला जाता है? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव बोला जाता है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसे लिख देता हूं। क्या? द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखूंगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का
लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, की ओर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का देखो कार्बन से क्लोरीन की तरफ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो ये मैंने हिंदी मीडियम वालों की वजह से थोड़ा हिंदी प्लस इंग्लिश में इस डेफिनेशन को लिखा है, और मेरे हिसाब से ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरी वॉइस क्लियर पहुंच रही है? वॉइस क्लियर है मेरी? ओके, वीडियो की क्लियरिटी भी आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही होगी। चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन यानी कि डेफिनेशन आपने सीखा, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया कि एथेन के मॉलिक्यूल के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट एब्सेंट होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख देते हैं दैट एथेन मॉलिक्यूल के लिए मैंने लिख दिया नो इंडक्टिव इफेक्ट, कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं है। और मिथाइल क्लोराइड के लिए मैंने लिख दिया इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट। इंडक्टिव को मैंने आई लिख दिया शॉर्ट में, आई इफेक्ट प्रेजेंट। ओके, और इसी की वजह से एथेन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्रुवीय। ठीक है, जबकि मिथाइल क्लोराइड जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। इट पजेजेस डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, ये पोलर होता है। और इसकी पोलरिटी का रीजन क्या है बच्चों? क्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणता होने की वजह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस होंगे, आंशिक विस्थापन होगा, और इस तरह से इस मॉलिक्यूल में आप पोलरिटी को दिखाते हो। तो पहला एप्लीकेशन तो डाइपोल मोमेंट वाला भी आपके सामने मैंने लिखा। बच्चों, डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज इक्वल टू 0 किसके लिए? एथेन के लिए। जबकि मिथाइल क्लोराइड के लिए हम क्या कहते हैं? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट रखता है। प्रेरणिक प्रभाव का इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं आपको ये अभी आने वाले इस वीडियो में ही आगे सिखा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पूरा आप लोगों के आगे के चैप्टर्स में काम आएगा, 12th लेवल के चैप्टर्स में, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट आपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन को सीखा। अब बच्चों एक बात समझ में आती है कि दो एलिमेंट्स, दो न्यूक्लियाई के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर यदि है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस यदि है, तो प्रेरणिक प्रभाव देखा जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी बराबर है। चलिए, दूसरी बात, दूसरा जो फैक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान रखना होता है वो क्या है कि ये हमेशा सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क करता है। पाई बॉन्ड्स पर हम नहीं देखते, ये इट ओनली वर्क्स एट द सिग्मा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों पर वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से वर्क करता है। इसके साथ तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस यानी कि दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव की तीव्रता
इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाती है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला देखोगे कार्बन की। लंबी श्रृंखला में यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हुआ है तो प्रेरणिक प्रभाव होगा, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव डिस्टेंस यानी कि दूरी के साथ साथ कम होता जाता है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? पहली चीज क्या? ओनली वर्क्स एट सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बंध पर वर्क करता है, इसी पर अप्लाई होता है। दूसरा क्या? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, हाँ ऐसे लिख दूं, डिस्टेंस यानी कि दूरी, इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ आई इफेक्ट डिक्रीजेस। अब बच्चों देखो, जो मैंने एरो लिखा है, ऊपर वाला एरो इंक्रीज के लिए लगाते हैं, नीचे वाला एरो डिक्रीज के लिए लगाया जाता है। हाँ जी, ऊपर वाला एरो इंक्रीज के लिए, नीचे वाला डिक्रीज के लिए। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इफेक्ट कम होता जाएगा। ये मैंने एक कार्बन चेन ली और मैंने एक जेड ग्रुप जोड़ दिया बच्चों। इस जेड ग्रुप का जो भी इफेक्ट है, मान लीजिए इसका इफेक्ट लग रहा है, इसकी विद्युत ऋणता जो है वो ज्यादा आ रही है। मान लीजिए कि जेड की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो जेड बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इस पर माइनस आ गया डेल, इस पर डेल प्लस। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखोगे डेल डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, और यहां चौथे कार्बन पे आते आते इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बिल्कुल नगण्य, नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो पहली चीज तो आपने क्या सीखा कि भाई प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व का कम विद्युत ऋणी तत्व से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचना अपनी ओर, ये कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव। ये मेनली किस पे निर्भर करता है? दोनों न्यूक्लियाई की, दोनों नाभिकों की विद्युत ऋणता पे। अब ये विद्युत ऋणता क्या है मैं आपको अभी सिखा दूंगा, पर बच्चों एक बात समझ में आ गई कि सिग्मा बॉन्ड पे काम करेगा, विद्युत ऋणता का अंतर होगा तब काम करेगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रेरणिक प्रभाव घटता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा किस कार्बन पे लगेगा जेड का इफेक्ट? पहले कार्बन, उससे कम दूसरे पे, तीसरे पे और कम होता जाएगा, और चौथे पे जाके नेग्लिजिबल यानी नगण्य हो जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं बच्चों, आपको इंडक्टिव इफेक्ट के 3 मेजर फैक्ट मैंने आप लोगों को यहां सिखा दिए, और अब आप लोगों ने अगर इसे सीख ही लिया है तो अब सबसे पहले आप सीखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। हाँ जी, किसको सीखेंगे आप? विद्युत ऋणता, EN, विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये क्या होती है बच्चों? किसी भी नाभिक, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, किसी भी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। अरे बच्चों, किसी भी एटम, किसी भी परमाणु के सेंटर पे होता है नाभिक, न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये एटॉमिक थ्योरी आप जानते हो। अब इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। और ये जैसे जैसे नाभिक में या न्यूक्लियस में प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विद्युत ऋणता भी इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन द
mainly depends on nature of element। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। मैं आपको सिखाता हूं कैसे ध्यान रखेंगे। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। जबकि पीरियोडिक टेबल में आप आवर्त सारणी में किसी ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो साइज फैक्टर, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट जाती है। इसका बेस्ट उदाहरण है, एग्जांपल है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने बोरोन से स्टार्ट किया है, जो एलिमेंट्स आप लोगों के ऑर्गेनिक में काम आने वाले हैं मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं। और यदि मैं ग्रुप में नीचे चलूं तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और इसी में आगे अगर हम चलें तो आता है ब्रोमीन। सही बात है। अब बच्चों मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन और सबसे कम बोरोन। और अप टू डाउन चलोगे पीरियड के ग्रुप के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में चलूं तो ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणता कम हो जाएगी, जबकि लेफ्ट से राइट चलने पर विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। इसे आप पीरियोडिक वेरिएशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद करवा देता हूं। पॉलिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बच्चों इसकी होती है 2.0, कार्बन की 2.55, नाइट्रोजन की 3.0, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0। ठीक इसी तरह फास्फोरस की होती है 2.2, सल्फर की 2.58 जो कार्बन से ज्यादा है, और क्लोरीन की होती है 3.1 जो नाइट्रोजन से ज्यादा है, और ब्रोमीन की होती है 2.68। अभी आप लोगों को CUET लेवल पर ये वाली विद्युत ऋणताओं को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट जो मेनली एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर निर्भर करेगा। अरे बच्चों, दो एलिमेंट, दो तत्व, दो एटम जिनमें आपस में विद्युत ऋणताओं का अंतर चल रहा है, वहां पर प्रेरणिक प्रभाव देखा जाएगा। वहां सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव उस बॉन्ड में यानी पोलरिटी आएगी, उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाए। अब बात आती है कि उससे क्या होगा, तो उसके जो एप्लीकेशंस है वो आप अभी थोड़ी देर में इसी वीडियो लेक्चर में देख लोगे। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए आपको मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इंट्रोडक्शन बता दिया है ना। डिस्टेंस के बारे में भी आपने सीख लिया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, है ना। और सिग्मा बॉन्ड पे वर्क करेगा, ये भी आपने सीख लिया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने बेटर इंट्रोडक्शन तो ले ही लिया है। अब देखिए, बेटर इंट्रोडक्शन आपने ले लिया है। अब एक और इसमें एलिमेंट मैं लिख देता हूं, वो है हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2। ये सारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्सपेरिमेंटली मैंने आपसे शेयर की, पॉलिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने आपसे शेयर की। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन क्या है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके चल रहे हो ना आप, तो एलिमेंट कौन सा मिलेगा, कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है 2.55। बाकियों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की कार्बन से ज्यादा है, सल्फर की कार्बन से ज्यादा है,
क्लोरीन ब्रोमीन की कार्बन से ज्यादा है। हाँ, ये जो ब्रोमीन की लिखी है मैंने, एक्चुअली ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आप थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये 2.9 होती है ब्रोमीन की 2.9 होती है, और आयोडीन की होती है 2.68। वो भी कार्बन से ज्यादा है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड में हमेशा पोलरिटी मिलती है, उसका कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैलोजन की कार्बन से ज्यादा होती है। हेलो एल्केन जब हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज हमारे काम आएगी, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखा जाता, क्योंकि उसके एज सच कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन में बच्चों विद्युत ऋणता का अंतर तो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन हम वहां पर इसका कोई एप्लीकेशन देखते ही नहीं है। इसलिए कार्बन हाइड्रोजन में हम प्रेरक प्रभाव की बात नहीं करते, बाकी बॉन्ड्स में हम करते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे इसके बाद जो नेक्स्ट चीज इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाने वाला हूं वो है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स से क्या मतलब है? टाइप्स में आपको मैं बता देता हूं, दो कैटेगरी हम बना लेते हैं। दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट नॉर्मली देखे जाते हैं, एक प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। प्लस आई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता। माइनस आई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही। मीनिंग समझ में आ रहा होगा? ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को, वो प्लस आई कहलाएंगे। ऐसे ग्रुप्स जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करें वो माइनस आई। क्या मतलब है? देखो मैं सिखाता हूं। कार्बन चेन, कार्बन चेन और जेड ग्रुप अटैच कर दिया। इस जेड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि कार्बन से कम है तो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव, जेड पर पार्शियल। इस जेड का प्लस आई इफेक्ट बोला जाएगा। कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाता है इन द टर्म ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर? अच्छा, माइनस आई जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा कैसे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जेड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, किसकी कम है, वो हम ऑलरेडी, जो हमारे काम के एलिमेंट्स है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बस हमको ये सीखना है, हमको ये सीखना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट लगता है और किसका प्लस आई लगता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यदि कार्बन की तरफ भेजेगा, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे ज्यादा है, और यहां पे इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करे, मतलब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जेड की है, उसका क्या होगा? माइनस आई। माइनस आई वाले ग्रुप पर पार्शियल नेगेटिव आता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है? पहली बात, कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एग्जाम्पल ऑफ प्लस आई, एक तो आपको ध्यान रखना है टर्शरी 3 डिग्री कार्बन।
3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन, और सबसे कम नॉर्मल मिथाइल। तो एक तो आपको स्टूडेंट्स ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बताया है आप लोगों को। क्या बताया मैंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये वो ग्रुप्स हैं जिनका कार्बन चेन में प्लस आई इफेक्ट लगेगा, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को देने का काम करेंगे, डोनेट करेंगे, इसीलिए प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोल रहे हैं। जबकि यहां पर मैं जो ग्रुप्स लूंगा वो विड्रॉ करेंगे। अच्छा, प्लस आई जो देने वाले ग्रुप्स हैं उनमें भी एक ऑर्डर सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बन का। क्यों? क्योंकि इस पर जो अटैच 3 एल्काइल है उनका प्लस आई इसके प्लस आई को सबसे ज्यादा कर देगा। इस पर अटैच 2 आर हैं, थोड़ा कम। इस पर एक ही एल्काइल है, थोड़ा और कम। इस पर तीनों हाइड्रोजन है, और भी कम। तो ऐसा बोला जाता है कि 3 डिग्री एल्काइल का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, नॉर्मल मिथाइल का सबसे कम। अब ये हमारे कहाँ काम आएगा? ये हमारे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को निकालने में, एसिडिटी को निकालने में, बेसिसिटी को निकालने में, ये हमारे कॉन्सेप्ट वहां पर काम आएगा। तो मैं आप लोगों से वहां पे और शेयर करूंगा। चलिए मैं आपको माइनस आई के एग्जांपल्स बताता हूं। एग्जांपल्स ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, ग्राही मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले, ग्रहण करने वाले मतलब एक्सेप्ट करने वाले, विड्रॉ मतलब खींचने वाले, जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। अब ऐसे एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन में भी ऐसे ग्रुप्स जिन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो एक ऑर्डर, एक घटता हुआ क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस जिनके माइनस आई इफेक्ट है वो वाले ग्रुप्स मैं आपके सामने रखता हूं। इसे आपको याद करना है, इसे आपको ध्यान रखना है, इसे आपको सीखना है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। सबसे ज्यादा होता है NMe3+ का माइनस आई, उसके बाद CF3। ये वो ग्रुप्स हैं जिनका कार्बन चेन में माइनस आई लगेगा। जेड के एग्जांपल बता रहा हूं, इधर इस जेड के बताए थे प्लस आई के, उधर उस जेड के बता रहा हूं। हाँ, CF3, NO2 नाइट्रो, CN साइनाइड, CHO एल्डिहाइड, कीटोन। इसके बाद हैलोजन में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, और आयोडीन सबसे कम। जाहिर सी बात है विद्युत ऋणता पे निर्भर कर रहा है। जिसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा के सामने, लेकिन ये इनसे कम पे। अब अगर ये हमारे ऑर्डर देखो काम आएगा, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकालते वक्त काम देगा, इसीलिए। और ये एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा हुआ भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में मैंने देखा है, वहां है। तो ये काम आएगा, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, OR, OH और NH2, ये एक बेसिक ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इसे आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। ये बेसिक ऑर्डर माइनस आई का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट को, हमने पहले इंट्रोडक्शन सीख लिया, हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को निकालना सीख लिया, और हमने टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को भी सीख लिया है। तो बच्चों एक बार दोबारा से देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई, दो तरह के ग्रुप्स की नॉलेज हमें रखनी है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, देने से क्या होगा वो अभी आपको समझ आएगा, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा आएगी। प्लस आई वाले ग्रुप्स के एग्जांपल
हाँ ठीक है, और -i वाले ग्रुप्स के एग्जाम्पल। चलिए अब आपको ले चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मान के चलना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस यहां से बैठेंगे किसी भी एग्जाम में। सीयूईटी ही नहीं, आगे क्या लेवल का कोई सीयू सेट हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह का एंट्रेंस हो, नीट लेवल का एग्जाम हो, आईआईटी लेवल का एग्जाम हो, हाँ, और आगे हायर स्टडीज का कोई सा भी एग्जाम हो, आरपीएससी वगैरह का, किसी भी लेवल का एग्जाम बच्चों, मान के चलो ये सवाल एग्जाम में आते ही आते हैं। यहां से सीयूईटी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल है। पहली बात आपको ये सीखनी है कि बच्चों एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन का मतलब है इसके अनुप्रयोग। क्या मतलब है इसका? इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब कहां कहां अप्लाई होता है, इससे क्या क्या चीजें निकाली जाती है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकालनी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का हिंदी में मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी में मतलब हुआ मध्यवर्ती का स्थायित्व। बच्चों दो तरह के इंटरमीडिएट, एक कार्बोकैटायन, दूसरा कार्ब एनायन। नाम आपने दोनों का सुना होगा। कार्बोकैटायन मतलब जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्ब एनायन मतलब जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन दोनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। कैसे करता है वो मैं आपको सिखाता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, it is directly proportional to plus I effect, while it is inversely proportional to minus I effect। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोकैटायन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्ब धनायन, ऐसा कार्बन जिसके पास 3 वैलेंसी है, वैलेंस शेल बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अष्टक अपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऐसे स्पीशीज को कौन स्टेबल करेगा? दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और वो कौन होता है? प्लस आई। तो मैंने क्या किया? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे माइनस आई बढ़ेगा कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो। इसका उल्टा एनायन, एनायन इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो होता है। एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसे माइनस आई स्टेबल करेगा, प्लस आई उसे डी स्टेबल करेगा। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कार्ब एनायन और कार्ब कैटायन की। एनायन वो कार्बन है जिसके पास अष्टक पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये रिच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस आई खींचने वाला इसे स्टेबल करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन देने वाला स्टेबल करेगा। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेंगे कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेंगे एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखी। तो एक एक उदाहरण दोनों के आपको याद रखने हैं। पहला उदाहरण जो है वो है 3 डिग्री कैटायन, 2 डिग्री कैटायन, 1 डिग्री कैटायन,
और नॉर्मल मिथाइल कैटायन। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस 3 डिग्री कैटायन में 3 मिथाइल का प्लस आई काम कर रहा है, जबकि 2 डिग्री में केवल 2 का ही प्लस आई है, 1 डिग्री में केवल 1 मिथाइल का प्लस आई है, और इसमें कोई प्लस आई नहीं है। प्लस आई का मतलब आपने सीख लिया, देने वाले ग्रुप्स हैं। तो बच्चों मैंने लिखा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कैटायन, और ये इसकी कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, हिंदी में तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। आ रहा है समझ में? किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम नॉर्मल मिथाइल। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। इसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी को अति संयुग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक्सप्लेन करता है, पर वो हमारे इस वक्त CUET लेवल पे इतना स्कोप में नहीं है। अगर वो आएगा तो मैं आगे के चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसका दे दूंगा, लेकिन हमारा काम प्लस आई से बहुत बढ़िया चलेगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि इन चारों कैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर नॉर्मल मिथाइल। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। कहां काम आएगा? SN1 में। दिस ऑर्डर इज यूज्ड इन SN1 रिएक्शन। और SN1 को कौन से चैप्टर में पढ़ोगे आप? 12th क्लास का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन में आप उसे पढ़ोगे, अल्कोहल में आप उसे पढ़ोगे, दोनों ही चैप्टर में SN1 पढ़ोगे, तब ये ऑर्डर काम आएगा। एक और इसका जस्ट उल्टा, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। वो क्यों? जैसे जैसे प्लस आई बढ़ता है, वैसे वैसे एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। भाई कैटायन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, देने वाला ग्रुप उसे स्टेबल कर रहा है। एनायन के पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, देने वाला उसे डिस्टेबल करेगा, खींचने वाला उसे स्टेबल करेगा। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये आता है। तो बच्चों मैंने ये सब क्या बताए हैं? स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व का घटता क्रम मैंने आप लोगों से शेयर किया है। चलिए मैं अब आप लोगों को आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। मतलब हिंदी में कहेंगे एल्काइल हैलाइडों की क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी का क्या मतलब हो गया? क्रियाशीलता। एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर SN1, एक्चुअली फॉर सिल्वर नाइट्रेट लिखता हूं, देखो ल्यूनर कास्टिक, अमिट शाही। हाँ, जब भी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में Ag+NO3- होता है। सिल्वर प्लस की ये नेचर है, ये हैलोजन X क्या है यहाँ पे? हैलोजन। R क्या है? एल्काइल। सिल्वर हैलोजन को लेके भाग जाता है, निकल जाता है
रिमूव करने का काम करता है। जैसे ही यह अभिक्रिया होगी एक ट्रू कैटायन बनेगा और AgX का प्रेसिपिटेट आएगा। अब अक्षेप पीपीटी, AgX का पीपीटी आने का मतलब अभिक्रिया हो गई है, और पीपीटी यदि नहीं आए तो अभिक्रिया नहीं होगी। एक तरफ आपने सबस्ट्रेट लिया है एल्काइल हैलाइड, इसके साथ आपने डाला है सिल्वर नाइट्रेट, और हम यहां बात कर रहे हैं इस अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता की। तो बच्चों 3 तरह के एल्काइल हैलाइड्स आप पढ़ते हो। कौन कौन से? एक आप पढ़ते हो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एक आप पढ़ते हो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और एक आप पढ़ते हो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये डिग्री से क्या मतलब है? अरे भाई प्राथमिक, द्वितीयक, सॉरी ये तृतीयक है, गलत लिख दिया मैंने 1 डिग्री इसको, ये तृतीयक है, 1 डिग्री वो वाला है, मैं इसे सही कर देता हूं, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री को हिंदी में बोला जाता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कैसे बने? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? 3 अटैच है, 3 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने? 2, मतलब 2 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इसी चीज को पढ़ोगे। आज आपने एक और बार सीख लिया, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में फिर आपको सिखा देंगे। मैं बोल रहा हूं पूरी जीओसी काम आएगी। मैं आपको पढ़ा ही वही टॉपिक रहा हूं जो आपके आगे 12th के चैप्टर में काम आएंगे, और जहां से CUET का क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। पूरी कॉम्पिटिटिव अप्रोच चल रही है। और बच्चों आप खुद सोच के देखो कि यदि कोई बेसिक आपको सिखाया ही नहीं और उसके बिना डायरेक्ट मूव करेंगे तो कैसे समझ में आएंगे फैक्ट्स आप लोगों को? फैक्ट्स को रटाना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, और उसके बाद फैक्ट्स को मेमोराइज करके चलना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब जाके सब्जेक्ट को आप एंजॉय करोगे, तभी मजा आता है सब्जेक्ट पढ़ने का। तो इसी वजह से हमने पहले इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर को सीखा, टाइप्स को सीखा, और अब मुद्दे पर आ गए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में सबसे पहले मैंने आपको स्टेबिलिटी बता दी, इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन कार्बन आयन दोनों की चेक करते हैं, और उसके बाद मैं आपको रिएक्टिविटी बता रहा। दरअसल यह रिएक्शन भी एक प्रकार की SN1 अभिक्रिया है। पीछे मैंने आपको बताया था कि SN1 में काम आएगा, और यहां मैंने ऊपर भी लिख दिया था SN1 है। अब SN1 क्या होती है, कैसे इसमें रिएक्शन होती है, कंप्लीट मैकेनिज्म क्या है, वो पूरी SN1 में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आप सीखोगे। पर फिलहाल इस रिएक्शन के लिए 3 अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स अगर लें और इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें, मैं तो कह रहा हूं AgNO3 के लिए तीनों की रिएक्टिविटी, या फिर मैं कह दूं कि नहीं SN1 के लिए बताओ। बात तब भी एक ही है बच्चों, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जब भी एल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करेगा मैकेनिज्म SN1 ही चलती है। तो चाहे आप 3 to 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स की SN1 की क्रियाशीलता का क्रम ले लो, चाहे आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम ले लो, कौन AgX का पीपीटी देगा कौन नहीं देगा ऐसा सवाल ले लो, वो किस पे निर्भर करेगा? इस बनने वाले कैटायन की स्टेबिलिटी पर। अरे बच्चों सिल्वर प्लस इस X को लेके जा रहा है तो ट्रू कार्बो कैटायन बन रहा है। ये कैटायन जितना स्टेबल होगा ये बॉन्ड उतना ही आसानी से टूट जाएगा, हैलोजन निकल जाएगा और कैटायन बहुत आसानी से बनेगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है ये बॉन्ड जितना वीक होगा आसानी से टूटेगा। ये वीक कब होगा? जब बनने वाला कैटायन स्टेबल आएगा। ये कैटायन जितना स्टेबल उतनी ही उस एल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन किसमें बनेगा? 3 डिग्री में। 3 डिग्री कैटायन इज मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में सबसे कम। तो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता का क्रम क्या आया?
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम। क्या बताया ये आपको मैंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऐसा देखा गया है कि 1 डिग्री AgX का प्रेसिपिटेट नहीं देते, नो पीपीटी ऑफ AgX। 2 डिग्री भी ना के बराबर ही देता है, जबकि 3 डिग्री बहुत आराम से प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन अगर अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछे, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछे, तो वो आपके सामने है। दूसरा वाला एप्लीकेशन समझ में आ गया। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी 3-2-1 चलता है। बनने वाला कैटायन 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है वो आपने यहां सीख लिया है। देखो ना, चीज पहले सीखी, दोबारा काम आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको तीसरा नंबर का एप्लीकेशन बताते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। बच्चों एल्कोहल क्या होते हैं आप जानते ही हो, नोमेनक्लेचर के वक्त भी हमने पढ़ा। अच्छा, और एल्कोहल की क्रियाशीलता क्या इंडक्टिव इफेक्ट से निकाली जा सकती है? हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचर में 3 तरह के एल्कोहल मिलते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे हमने अभी एल्काइल हैलाइड्स देखे थे, जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैटायन देखे थे। इसका मीनिंग समझ लो बच्चों एक बार आप। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आप इसे कुछ भी बोलो, मीनिंग एक ही है। वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कैटायंस में देख रहे हो तो कार्बोकैटायन वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये उसकी डिग्री बताएगा। अगर आप एल्काइल हैलाइड्स पे जा रहे हो तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री चेक कर लो, डिग्री आ गई। इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न पे एल्कोहल्स में भी आप OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री चेक कर लो। ये 1 डिग्री एल्कोहल होगा,